बच्चों सीईटी पीजी में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए झट से जान लेते हैं कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए सीईटी पीजी 2026 एचक्यूपी 09 हिस्ट्री के लिए। सबसे पहले जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्यादातर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे आपको सीधे तौर पे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, जिसने अच्छी पढ़ाई की है उसको ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट के फैक्ट पता होंगे और उसके हिसाब से आप इनको कर पाओगे। जब कभी भी 3 या फिर 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पे आपको इनवेरिएबली एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है। आपको जो स्टेटमेंट 100% पता होते हैं उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस में से जो गलत है उनको एलिमिनेट करना होता है। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यह जाननी होगी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट गेस करने के लिए बोला है या करेक्ट स्टेटमेंट गेस करने के लिए बोला है। बहुत बच्चे यहां पे धोखा खा जाते हैं, ये धोखा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो दूसरे थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं टाइमलाइन एंड क्रोनोलॉजी वाले। यहां पे जिन्होंने पढ़ाई करी है उनके लिए फिर से एक बार काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको या तो सबसे पहला इवेंट या फिर सबसे लास्ट वाला इवेंट जो है पता होना ही चाहिए। तो ऐसे में आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके, भले ही आपको बीच में से बहुत सारे इवेंट ना पता हो, लेकिन फिर भी आप इसको बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। मॉडर्न इंडिया में शायद से ये ट्रिक थोड़ी काम ना करे, क्योंकि बहुत ही पास वाले इवेंट, स्पेशली अगर हम नॉन कोऑपरेशन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास जो इवेंट्स घटे हैं उनकी बात करते हैं तो महीनों में फर्क होता है, तो वो आपको 100% ठीक से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिक काफी सिंपल है। एंशिएंट इंडिया में आपको जनरल क्रोनोलॉजी पता है तो ठीक है, अगर मिडिवल इंडिया में आपको ईयर्स भी पता हो तो भी ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में आपको कई बार मंथ एंड ईयर दोनों भी याद रखना बहुत जरूरी बन जाता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आता है वो होता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में अलग अलग प्रकार है, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन है आपके बुक एंड ऑथर एंड टर्मिनोलॉजी। बुक एंड ऑथर में एक साइड पे बुक, दूसरे साइड पे ऑथर। कुछ ज्यादा करने सोचने वाली बात है नहीं, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल ज्यादातर करना होगा, क्योंकि 4 में से 4 बुक्स एंड ऑथर शायद ही आपको किसी क्वेश्चन में पता होंगे। तो नीचे ऑप्शंस में से जो आपको पता है उसके हिसाब से एलिमिनेशन करना सीख जाइएगा। और लास्टली आपका जो मैच द फॉलोइंग में अगला वाला क्वेश्चन होता है वो होता है टर्मिनोलॉजी का। इसमें भी सेम आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी है। जिस किसी टर्मिनोलॉजी का अर्थ आपको 100% पता हो उसके साथ शुरुआत करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिएगा। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, हालांकि थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन इनको करने की सबसे आसान स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं ठीक से पढ़िएगा, दोनों को इंडिपेंडेंट फैक्ट्स की तरह ट्रीट कीजिएगा। देखिए कि क्या दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली एज अ फैक्ट सही है या नहीं। दूसरा चीज जो आपको यहां पे नोटिस करना होगा वो ये होगा कि क्या दोनों के दोनों असर्शन एंड रीजन एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन थर्ड चीज जो आपको यहां पे नोटिफाई करनी होगी खुद को, वो ये है कि क्या रीजन असर्शन की व्याख्या कर रहा है या नहीं। इस हिसाब से अगर आप असर्शन रीजन को अटेम्प्ट करेंगे तो गलत जाने के चांसेस लगभग ना के बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन HOTS में आता है, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है, और इसी वजह से इसमें इतने लेयर्स ऑफ थिंकिंग जो है आपको करनी होती है। इसके अलावा जो आपके नॉर्मल से MCQs होते हैं, जहां पे एक क्वेश्चन दिया होता है जिसे हम क्वेश्चन स्टेम बोलते हैं और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, वो ज्यादातर फैक्चुअल होते हैं। यहां पे अगर आपको वो फैक्ट पता है तो आप उसको आराम से कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो ब्लाइंड गेसिंग मत कीजिएगा, इससे 100% नेगेटिव में चला जाता है वो क्वेश्चन। तो ऐसे में जब आपको 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रही हो तब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ठीक रहता है, लेकिन 2 से ज्यादा ऑप्शन में अगर आपको कठिनाई हो रही है तो ऐसे में उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि गलत जाने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स यूज करके ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप JNU के लिए अगर आप ये कर रहे हो, एम कर रहे हो, तो आपको कम से कम 65 से लेके 72 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप एक लास्ट स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ पे आपको
बताना चाहूंगा वो ये है कि कौन से क्वेश्चंस को आपको लीव करना है, छोड़ देना है। 75 में से कम 2, 3 या कभी कभार 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके आंसर उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठे बैठे शायद 99.99% बच्चे कभी दे नहीं पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको इमिडिएटली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और इसको आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप ये पूछोगे कि सर ये कैसे होगा, ये अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के समझ में आ जाएगा। आई होप दीज स्टेप्स विल हेल्प यू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन येट अनदर इंफॉर्मेटिव शॉट। बाय बाय।